हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आज मैं जी भरकर रोना चाहता हूँ। एक ज्योतिषी ने सलाह दी है कि चुनावी वर्ष में जार जार रोने से सारे पाप धुल जाते हैं। ज्योतिष की सलाह पर मैं पिछले कुछ दिनों से रोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा था। आखिर रोने का कोई बहाना भी तो चाहिए। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है, मुझे रोने का बहाना मिल गया है। गाय घाट के मधुरपट्टी घाट पर बागमती नदी में नाव क्या पलटी, मुझे लगता है कि मेरी तकदीर पलटने वाली है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी आंखों से 12 लोगों की मौत पर पर्याप्त आंसू निकलेंगे। अगर यह आंकड़ा 32 पर टिका रहता तब तो मैं आंखों से दरिया बहा देता। बस यूँ समझिए कि शेयर सूचकांक की तरह, और आसान भाषा में कहूँ तो चुनावी वादों की तरह मृतकों की संख्या लुढ़कती चली गई। खैर, मुझे 12 की संख्या में भी पर्याप्त अवसर दिख रहा है। मैं शायर सुदर्शन फाकिर की गज़ल के इस मुखड़े से सहमत नहीं हूँ कि आप कहते थे रोने से न बदलेंगे नसीब। मौतों की संख्या और चुनावी माहौल में रोने के बहुत फ़ायदे हैं। बस यूँ समझिए कि किसी का नसीब फूटेगा तो किसी का नसीब बदल कर रहेगा। थोड़ी बुद्धिमत्ता से रोना पड़ेगा। मसलन अगर आपकी हुकूमत दिल्ली में है तो पटना वाले को हत्यारा कहकर रोते जाइए। अगर आप पटना वाले हैं तो दिल्ली वाले को बद्दुआ दीजिए। यहाँ अपने घर में बैठकर रोने से क्या फ़ायदा? अकेले में लाख रो लूँ, कोई देखेगा भी नहीं। मैं गाय घाट के मधुरपट्टी घाट पर काफिले के साथ पहुंचकर सामूहिक रोदन की कार्य योजना बना रहा हूं। अपने पार्टी अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख के माध्यम से मृतकों की सूची हासिल कर रहा हूं। प्रत्येक मृतकों की जाति की सूची तैयार होते ही मैं मातम पुरसी के लिए नेताओं की जातिवार सूची तैयार कराऊंगा। जिस जिस जाति के लोगों की मौत हुई है उस जाति के सांसद, विधायक और केंद्रीय मंत्री के साथ मधुरपट्टी पहुंच रहा हूं। अगर किसी भूमिहार की मौत हुई होगी तो विरोधी दल के नेता के धारदार आंसू में चुनावी पतवार चलाना आसान होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उनके बगल में किसी यादव विधायक को खड़ा करना एहतियातन जरूरी होगा। हमने जनता को अपनी अपनी जाति के आंसुओं पर ही भरोसा करने का अभ्यस्त बनाया है। यह महापाप नहीं होना चाहिए कि यादव के लिए कोई कोयरी राजनेता आंसू बहाए या आगरा के लिए कोई पिछड़ा आंसू बहाने पहुंचे। सच कहूं तो मुझे इस बात की तनिक चिंता नहीं है कि लोकतंत्र में भरोसे का पुल टूट रहा है। मुझे तो जातिवादी राजनीति में भरोसे का पुल बनाए रखना है। आंसू घड़ियाली ही सही, स्वजातीय हों तो मृतकों को बैकुंठ धाम मिलेगा। सामाजिक न्याय को श्मशान घाट तक उतारा जा सकेगा। यह भी आकलन करना जरूरी है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के आंसुओं से बैकुंठ की गारंटी है या उप मुख्यमंत्री के आंसुओं से स्वजातीय आंसू से सुरक्षा की गारंटी भी मिलती है। जब पीड़ित परिवार की जाति का नेता मौजूद रहेगा तो हमारे काफिले पर जनाक्रोश फूटने का खतरा टल जाएगा। घटनास्थल पर और पीड़ितों की बस्ती में गाड़ी से उतरने से पहले अपनी आंखों में विक्स लगाकर आंसू निकालूंगा। जिस बच्चे की मौत हुई है उसके पिता मेरे पैर पकड़कर रोएंगे और मैं तेजी से उन्हें उठाकर सीने से लगाऊंगा। जिनकी मां की मौत हुई है उनके सिर पर हाथ रखकर ढांढस बंधाने की कोशिश करूंगा। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी तक तय नहीं कर पा रहा हूं कि दिल्ली वाली सरकार की ईंट बजाऊं या पटना वाली सरकार की। यह निर्णय भविष्य पर छोड़कर पहले गाय घाट पहुंचना जरूरी है। मैं इतना आंसू बहाना चाहता हूं कि बागमती नदी भी शर्मा जाए। आंसुओं के दरिया में चुनावी बैतरनी पार लग जाएगी। दिल्ली और पटना वाले मेरा बायोडाटा खंगालने को मजबूर हो जाएंगे। यह सब पपुआ के आने से पहले करना चाहता हूँ। हमारे समाज के सेकुलर ठेकेदार माफ़ करें, मैं दिल्ली वाले पपुआ की बात नहीं कर रहा हूँ। बेचारे को 1 दर्जन की मौत पर आंसू बहाने की फुर्सत कहाँ है। कद छोटा हो जाएगा। मैं तो आजकल बिहार वाले पपुआ से परेशान हूँ। नाक में दम कर रखा है। उसकी एक टांग मुजफ्फरपुर में रहती है। पूरे बिहार में ज़मीन पर दिखाई देने वाला विपक्षी नेता बनकर सालों भर घूमता रहता है। डर यह भी है कि सबसे पहले गाय घाट पहुंचकर गड्डियां थमा देगा। आंसू बहाने में उसका जोड़ा ढूंढना मुश्किल है।
मैं सबसे पहले अपने आंसुओं की ब्रांडिंग के लिए मुजफ्फरपुर से पटना तक गाय घाट यात्रा की तस्वीरें और वीडियो क्लिपिंग वायरल कराऊंगा। मुजफ्फरपुर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों की सूची बनवा रहा हूं। गाय घाट के पार्टी नेताओं के माध्यम से स्थानीय सोशल मीडिया वालों की सूची हासिल कर रहा हूं। सबके लिए 500 के नोट लेकर जाऊंगा। बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़माने में बेरोजगारों के हाथ का मोबाइल रोजी रोटी का जरिया बन गया है। अखबार छपने से पहले करोड़ों में बिक चुके हैं। यूट्यूब और डिजिटल मीडिया 500 में उपलब्ध हैं। अखबारों में और सोशल मीडिया में हमारी तस्वीरें देखकर पीड़ितों की हिम्मत बढ़ेगी। कैमरों के सामने गरजते हुए मैं प्रत्येक मृतक के आश्रित को 20-20 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, इंदिरा आवास, 1 महीने का भोजन देने की मांग करूंगा। पीड़ितों की जाति के सांसद विधायक जब इंसाफ, मुआवजा, पुल और नौकरी की मांग करेंगे तो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। मैं उसी सांसद विधायक के ठीक बगल में खड़े होकर आंसू बहाने की कोशिश करूंगा। हमारे आंसुओं से जनता का लोकतंत्र में विश्वास बढ़ेगा। लोग इस आपराधिक हादसे को भुलाकर आगामी लोकसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे। लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। याद कीजिए, मनियारी का रत्नौली के वकील राम कुमार यादव की हत्या को भूलकर, हत्यारों को संरक्षण देने वालों को भूलकर मनियारी के वोटर लोकसभा चुनाव 2014 में सुबह सुबह वोट डाल आए थे। जब मैं चुनाव के दिन वहां का नज़ारा देखने पहुंचा तो दोपहर से पहले मतदान कर अपने अपने दरवाजे पर लौट चुके वोटरों ने गर्व से कहा, हम लोग ऊपर देखते हैं, हम यह नहीं देखते कि राम कुमार ठाकुर के हत्यारों को किसने मदद की। हम देखते हैं कि पाकिस्तान को मजा कौन चखाएगा, मुसलमानों पर अंकुश कौन लगाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि गाय घाट के वोटर भी सब कुछ भूलकर ऊपर देखते हुए वोट देंगे। यह सोचना भी महापाप है कि किस किस की नालायकी की वजह से मधुरपट्टी के स्कूली बच्चे नाव की खतरनाक सवारी कर रहे थे। हमें यह भी पता करने का हक नहीं है कि मीनापुर, औराई, कटरा, गायघाट, बंदरा, बुचहा, मुसहरी एवं मुरौल प्रखंडों में किन किन गांवों के बच्चे, औरत, मर्द जान जोखिम में डालकर नाव पर मौत की सवारी कर रहे हैं। अगर नाव हादसे नहीं होंगे तो हम किनकी मौत पर मातम मनाएंगे। जब सांसद विधायक मौत पर आंसू बहाने का भी नाटक नहीं कर पाएंगे तो जनता की लोकतांत्रिक प्रणाली में आस्था कैसे बनी रहेगी। ये हादसे भले ही कुछ परिवारों को उजाड़ देते हैं, लेकिन हमें आंसू बहाने, सहानुभूति जताने, गला साफ करने और चुनाव में दहाड़ने के अवसर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि हादसों के बाद मौत पर आंसू बहाने से कई सकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। जो सांसद विधायक बन चुके हैं या बनना चाहते हैं, उन्हें शादी श्राद्ध के भोज में और नाव हादसे में ही जनता के बीच जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि दुख के सैलाब में सांसद विधायक दूसरों को जनता से जुड़ने का मौका नहीं देते हैं। लगातार 30 वर्षों की पत्रकारिता का मेरा अनुभव कहता है कि बाढ़ आने पर जब मुजफ्फरपुर में 200 से अधिक गांव डूबते हैं, कहीं किसी नाव पर सांसद विधायक टांगे अड़ाने नहीं जाते। बाढ़ हो या कोरोना, गांवों से गधा के सींग की तरह सांसद विधायक विलुप्त हो जाते हैं। दरअसल वे जानबूझकर इसलिए गायब होते हैं कि पत्रकारों को जान जोखिम में डालकर पीड़ित परिवारों की व्यथा सुनने लिखने का मौका मिले। कुछ लोग सोचते होंगे कि पीड़ितों की बस्ती में अलग अलग दलों के नेताओं के एक साथ पहुंचने पर आरोप प्रत्यारोप और टकराहट की नौबत आ सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि गाय घाट में ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैंने पहले भी देखा है कि गाय घाट, कटरा, औराई में जब बाढ़ आती है, पेड़ों पर शरण ले रहे इंसानों के अगल बगल की डालों पर एक साथ गेहूं, धामी, नाग, करैत जैसे सांप और बिच्छू लटके रहते हैं। आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते झगड़ते हैं। जब उन पर संकट आता है वे दम साध लेते हैं। हम आम में सब नंगे हैं, या यूँ समझिए कि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए वे मुजफ्फरपुर लौटकर मीडिया के सामने गला फाड़ेंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन गाय घाट में आपस में कदापि नहीं उलझेंगे। सावधानी कहिए या बुद्धिमानी, किसी हालत में इंडिया के आंसू से कम नहीं पड़ना चाहिए। आप लोगों से निवेदन है कि मुझे मधुरपट्टी के माहौल की जानकारी दीजिए। वहाँ किस पार्टी के विधायक
किस पार्टी के खिलाफ, किस सांसद के खिलाफ माहौल बिगड़ा हुआ है। मेरे जैसे आदमी के लिए मुकेश सहनी, डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद और अजय निषाद में से किसकी गाड़ी में बैठकर मधुर पट्टी में आंसू बहाने पहुंचना खतरनाक नहीं होगा, या मैं पत्रकार के रूप में ही यहाँ जाऊँ। तो आप समझ गए होंगे कि यह मुजफ्फरपुर नाव हादसे पर केंद्रित है और इसे लिखा है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विभेश त्रिवेदी ने। विभेश त्रिवेदी मुजफ्फरपुर से आते हैं और वहाँ की ज़मीनी हकीकत को बखूबी समझते हैं। उन्होंने हादसे के दिन ही यह लिखा था। मुझे लगा कि मैं आपको इससे अवगत कराऊं, तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।